चलिए, एक्सरसाइज 4.3 में कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया था लास्ट क्लास में। आज क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आम का बगीचा, मैंगो ग्रोव मतलब आम का बगीचा, क्या ऐसा संभव है मैंगो ग्रोव, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिजाइन करना जिसका लेंथ ब्रेथ का दुगना है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसका लेंथ ब्रेथ का दुगना है और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। उसका एरिया कितना हो? 800 मीटर स्क्वायर। अगर है, इफ सो, अगर ऐसा संभव है, पॉसिबल है, तो फिर पूछ रहे हैं कि फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में कोई दिक्कत नहीं है, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैंगो ग्रुप डिजाइन करना है जो रेक्टेंगुलर शेप में है, और उस मैंगो ग्रुप का जो लेंथ है ब्रेथ से डबल। तो ब्रेथ से डबल, किससे डबल? ब्रेथ से डबल, जिससे डबल हो रहा, जिससे कंपैरिजन की जा रहा, उसको मान लीजिए x। लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, आम का बगीचा, उसकी चौड़ाई को क्या मान लिया? x मीटर। क्या माना? x मीटर। एंड लेंथ को क्या माना? दुगना है, 2x मीटर, 2x मीटर क्या है? दुगना है। अगर ब्रेथ मेरा 10 है तो लेंथ मेरा कितना होगा? 20 होगा। समझ गए? दुगना है, जितना भी है दुगना। तो यही रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप है जिसका लेंथ ब्रेथ x है, तो लेंथ मेरा 2x हो जाएगा। तो इसका जो एरिया होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया होगा 800 मीटर स्क्वायर। कितना होगा? तो आप सभी जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। L इंटू बी इज इक्वल टू 800। L है हमारा 2x, B है हमारा x इज इक्वल टू 800। 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो 2 से 800 को काटने के बाद क्या आता है? x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। x की वैल्यू निकाल लीजिए, प्लस 20 x स्क्वायर की वैल्यू 400 है, तो x निकलेगा प्लस 20 और माइनस 20। ठीक है, माइनस 20 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? जी, क्योंकि किसी की लेंथ नेगेटिव नहीं होती है। तो हेंस ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप इज x, ब्रेथ को x माना था, मतलब 20 मीटर, एंड लेंथ इज इक्वल टू उसका डबल 40 मीटर। कोई दिक्कत? अगर इसमें क्वेश्चन में पूछ देगा कि उस मैंगो ग्रुप को फेंसिंग कर रहे हैं, मतलब घेरावा कर रहे हैं, कोई जानवर आ ना जाए, है ना, तो फेंसिंग करते हैं। तो फेंसिंग करने के लिए पेरीमीटर देखेंगे, तो पेरीमीटर कितना होगा? 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, अगर इसमें डायगोनल की लेंथ मांग लेगा तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तक अभी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी पेज नंबर 47 इस चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो, ऐसा है अगर संभव, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, उनकी वर्तमान आयु निकालिए, डिटरमाइन कीजिए, पता लगाइए। क्या क्वेश्चन है? द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो दोस्त की उम्र का योगफल 20 साल है। 4 years ago, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 48 था। दो दोस्त है, मान लीजिए एक दोस्त आलोक है, दूसरा दोस्त कौन है? इसका प्यारा दोस्त विपुल है। ठीक है, दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनकी जो भी वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु जो भी है, इनकी वर्तमान आयु का योगफल 20 साल है। दोनों मिलाकर के 20 साल है। इनकी एज, मान लीजिए इनकी एज x है, तो उनकी होगी 20 माइनस एक्स। सपोज इनकी 10, तो इनकी 20 माइनस 10। इनकी 15, तो इनकी 20 माइनस 15। समझ रहे हो ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? सपोज इनकी एज 5 है, आलोक की उम्र अगर 5 है, तो विपुल की उम्र 20 में से 5 गया तो 15 हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? मान लीजिए आलोक की उम्र 12 ईयर है, तो विपुल की उम्र हो जाएगी 20 में से 12 जाएगा तो 8 ईयर। बात समझ रहे हैं ना? तो उसी तरह से थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि आलोक की उम्र x ईयर से कितना है, तो विपुल की उम्र कितना होगा? विपुल की उम्र कितना होगा? 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों मिलाकर के 20 हो रहा है, इतना साल। तो दो दोस्त थे, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ टू फ्रेंड्स बी। एक की मान लीजिए x उम्र है और दूसरा कोई मान लीजिए 20 माइनस एक्स। क्लियर? 20 माइनस एक्स, वाई का मतलब ईयर, साल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। 20 माइनस एक्स क्यों किया वो भी समझ गए आप। अभी मान लीजिए कि आप x साल के हैं, तो 4 years एगो, 4 साल पहले, 4 years एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इक्वल टू 48। 4 साल पहले जो उनकी उम्र उस वक्त थी, जितना आलोक की जितना थी और विपुल की जितना थी, उनकी उम्र जितना थी, उनकी उम्र का गुणनफल 48 था, उनका प्रोडक्ट 48 था। समझ गए? तो अभी आलोक अगर x साल का है, तो 4 साल पहले x माइनस 4 साल का था। अगर विपुल अभी 20 माइनस एक्स है, तो 4 साल पहले 16 माइनस एक्स हो जाएगा, 4 घटा दीजिए। तो इन दोनों की उम्र का गुणनफल 48 है, था। इन दोनों की उम्र का गुणनफल 48 था। अब देखिए मिस्टर आसिफ, x को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 16x, यही x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, मतलब इस x को बारी बारी से एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब -4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 4 जा 64, और वही -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 48। क्लियर? मिटा दिए। अब आगे बढ़े, समझ में आ रहा है लोग? ये देखिए 2 है ना, इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। देखिए एक लाइन हम एरेस कर दे रहे हैं। क्या मल्टीप्लाइकेशन में प्रॉब्लम हो रही है? अगर प्रॉब्लम हो रही है तो देख लीजिए किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां से 1 उठाइए, 1 से उठाइए, ये पूरा ब्रैकेट यहां लिख दीजिए।
फिर यहां से दूसरा एक, जब एक्स लिख दिया तो बचा क्या, -4 बचे, फिर -4 उठाइए और फिर पूरा ब्रैकेट लिख दीजिए 16 माइनस एक्स। मतलब पूरा ब्रैकेट हम यहां भी लिख रहे हैं, यहां भी लिख रहे हैं। एक बार ये इस पूरे ब्रैकेट को एक बार एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, इस पूरे ब्रैकेट को एक बार -4 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो बराबर 48। एक्स को 16 से, एक्स को 16 से, तो 16 इंटू एक्स, एक्स को एक्स से माइनस एक्स स्क्वायर, -4 को 16 से 64, -4 को -x से +4x 48, क्लियर, -x स्क्वायर +16 +4 तो हो जाएगा +20 -64, ये 48 इधर है तो -48 बराबर 0। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए देखिए एक्स, अब यहां से देखिए ये साइन नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कर दीजिए तो सबका साइन चेंज कर देंगे, तो +20 था तो ये हो जाएगा -20, -64 -48 दोनों मिलकर के 8 4 12 6 4 10 11 112 हो रहा है, तो -112 तो ये हो जाएगा +112 इज इक्वल टू 0। क्लियर, कोई दिक्कत यहां पर? यहाँ पे कोई दिक्कत है? x -4 16 -x, आप देख लीजिए इज इट पॉसिबल बोल रहा है, क्या यह संभव है? तो चलो हम डी निकालते हैं, पॉसिबल की बात कह रहा था, एक बार हम डी निकालेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहेंगे, ए मेरा हो गया 1, एक्स के कोफिशिएंट को बी कहेंगे तो बी मेरा हो गया -20 और सी मेरा हो गया 112। तो डी निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे? डी निकाल लेंगे। तो जब डी निकालेंगे तो डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर -4ac, तो बी है मेरा -20, -20 का स्क्वायर कर लो, -20 का स्क्वायर कर लो, देखो यहाँ -4a हो गया मेरा 1 और c हो गया 112, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो गया, प्लस में 112 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 448 हो गया, दोनों को जब घटा देंगे तो -48 हो गया। क्या पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू नेगेटिव आ गया। मैंने कल के क्लास में आपको समझाया है, इफ द वैल्यू ऑफ डी इज नेगेटिव देन द इक्वेशन डज नॉट हैज रियल रूट, रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रूट नहीं निकाला जा सकता है। जब रूट एग्जिस्ट ही नहीं है तो दिस इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड देयर एज, ऐसा संभव नहीं है उनकी एज फाइंड करना, है ना। तो लिख दीजिए रूट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड देयर एज। पूछ रहा था ना आपसे, इफ इट पॉसिबल देन, अगर पॉसिबल है तब आप सॉल्व करो, पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तब तक आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, मैं इसको इरेज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? देखिए इस क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। क्या इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था, पहला अभी जो इरेज कर दें, क्या ऐसा संभव है किसी रेक्टेंगुलर पार्क के लिए जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और उसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो? इज इट पॉसिबल? चलो देखते हैं। अगर पेरीमीटर बोलता है कि 80 मीटर है, पेरीमीटर अगर 80 मीटर है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80।
क्लियर। तो लेंथ नहीं मालूम है तो मान लीजिए कि लेंथ को कुछ ले लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स मीटर, या कह दीजिए थोड़ा देर के लिए एल मीटर, एल मान लीजिए, एंड ब्रेथ को मान लीजिए बी मीटर, लेंथ को एल और ब्रेथ को बी। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 80, 2 से 80 40 टाइम्स में, तो एल प्लस बी इज इक्वल टू 40। तो यहां से एल की वैल्यू होगा 40 माइनस बी, यहां से एक इक्वेशन रहने दीजिए। लेंथ जो है ब्रेथ का, दोनों का रिलेशन इस तरह से, लेंथ का अगर x है तो ब्रेथ अगर x है तो लेंथ 40 माइनस x है। यहां से लेंथ और ब्रेथ का सम 40 आ रहा है, लेंथ और ब्रेथ का सम 40 आ रहा है। तो लेंथ इज इक्वल टू 40 माइनस ब्रेथ, यहां से एक इक्वेशन बन गया। अब है एरिया कितना है, एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला एल इंटू बी इज इक्वल टू 400। एल को एल रहने दो, एल को लिख दीजिए, एल की वैल्यू लिख दीजिए, एल की वैल्यू 40 माइनस बी। अब ब्रेथ को ब्रेथ ही रहने दो 400। समझ में आ रहा है यहां तक में कोई दिक्कत? क्यों जी सैफ सो रहे हो क्या? आंख लाल है, नशा करके आए हो? सोते नहीं हो रात में? 40 को b से मल्टीप्लाई किया तो 40 इंटू बी को b से बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस बी स्क्वायर, उस तरफ प्लस बी स्क्वायर, प्लस 40 है तो माइनस 40 बी प्लस 400। आप देख लीजिए, इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा, आप अच्छे से फैक्टराइज करना जानते हैं, फैक्टराइज कर पाएंगे। फैक्टराइज कीजिए तब तक इस क्वेश्चन को तब तक फैक्टराइज कीजिए। या फैक्टराइज नहीं करिएगा तो वो डी निकालिए, क्या निकालिए? डी निकालिए। चलिए डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 माइनस 1600, दोनों को देखिएगा तो 0 हो गया। आपको पता है कि डी 0 होता तो क्या कहा जाता है? डी 0 होगा तो नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में क्या कहेंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या कहेंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स। डी जब 0 से बड़ा होगा मतलब एनी पॉजिटिव वैल्यू, डी इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि डी धनात्मक है, कोई भी प्लस में है तो क्या कहेंगे? रियल एंड अनइक्वल। पढ़ाया गया ना? वेरी गुड। तो डी 0 है तो क्या रूट से निकल सकते हैं जी। तो लिखेंगे दिस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, देयरफॉर इसका जो रूट्स होगा, जो वैल्यू होगा, बी का वैल्यू जो होगा माइनस बी बाई 2a, नहीं फॉर्मूला होगा 2a। तो बी कितना भाई? देखिए यहां देखिए ए बी सी, तो बी हो गया माइनस 40, माइनस 40 तो हो गया प्लस 40 बाई 2 इंटू ए मेरा हो गया 1। तो ब्रेथ कितना निकल गया? 40 बाई 2 मतलब 20, ब्रेथ हो गया 20 मीटर। तो लेंथ को क्या माना था? लेंथ का इक्वेशन था ने 40 माइनस बी, तो 40 बी हो गया मेरा 20, तो लेंथ भी होगा मेरा 20, मतलब कि लेंथ और ब्रेथ दोनों ही बराबर हो गया।
जब लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब कि वो प्लॉट कैसा है, रेक्टेंगुलर के स्क्वायर। स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। तो वो पूछ रहा था कि इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है? तो यस, इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगुलर पार्क हुज पेरीमीटर इज 80 एंड एरिया इज 400। क्लियर? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा रिवीजन देख लेते हैं आप लोगों का। कल आप लोग होमवर्क बना कर लाइएगा। एक्सरसाइज 4.3 भी इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है, खत्म होता है। और जो आपको पैकेज दिया जा रहा है चैप्टर वाइज, उस पैकेज को बनाएंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा आप उसे पूछेंगे। चलिए इसके एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है? बोल रहा है कि 3x स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, न्यू एडिशन वाली बुक में पेज नंबर 46। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है। जब डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है तो क्या करेंगे, समझ लीजिए। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई दिक्कत? बी स्क्वायर माइनस 4ac देख लीजिए। तो ये नीचे जो इस तरह का इक्वेशन बना हुआ डिनोमिनेटर में 3 है, या तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, और नहीं भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधे हमारा ये है, तो हो गया ए, ये हो गया बी, और ये वाला हो गया सी। ठीक है, जब ए बी सी मालूम है तो फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर, बी मेरा कितना, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4a कितना 3, सी कितना 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस 4.2 का स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ माइनस 4। डी की वैल्यू कितना 0। अगर इस इक्वेशन को आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या इसके रूट्स इक्वल नहीं होंगे? जी हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे इक्वल? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आता है तो हम कहते हैं कि रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। आपसे डिस्क्रिमिनेंट निकालने बोला जा रहा था और कहा जा रहा था फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स बताइए, तो नेचर ऑफ द रूट्स कैसा होगा? रियल एंड इक्वल। उसके आगे लिखा हुआ फाइंड देम इफ दे आर रियल। अगर रियल रूट्स है तो रूट्स निकालिए, तो रूट्स निकालिए। तो रियल रूट फार्मूला क्या होगा? डी जब 0 आता है तो रूट का फार्मूला b/2a, b/2a। बी कितना है? -2, a कितना है? तो x की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट 1/3। अभी माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट माइनस प्लस 1/3। x की वैल्यू निकल गए 1/3, 1/3। दोनों इक्वल भी हुआ और दोनों रियल भी हुआ। एनी प्रॉब्लम नहीं ना? एग्जाम्पल नंबर 8 देख लीजिए, इसी चैप्टर में एग्जाम्पल नंबर 8। फाइंड द a pole has 2 be erected at a point on the boundary of a circular path। ठीक है, a pole has to be erected
at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters। एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर 13 मीटर है। चलिए उस सर्कुलर पार्क को यहां कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हो गया सर्कुलर पार्क। इट इज अ सर्कुलर पार्क। इसका डायमीटर कितना है? इसका डायमीटर है 13 मीटर। कितना मीटर? 13 मीटर। इसका डायमीटर हो गया 13 मीटर। ए हो गया, ये बी हो गया। कह रहा कि एक पोल है सर्कुलर पार्क के बाउंड्री पर अपराइट इरेक्टेड किया हुआ है। ठीक है। ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री। तो अब देख लीजिए वो जो पोल यो है ये है पी। ठीक है। आगे देखिए डायमीटर इसका 13 मीटर इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर्स। ठीक है। तो अब देख लीजिए इसमें कह रहा है कि इस तरह से इन सच वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस किस कहां से? फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स पॉइंट ए एंड बी। इसकी ए और बी से जो दूरी है ना उन दूरी का डिफरेंस 7 मीटर है। जैसे इस पोल पी का इस पॉइंट ए से दूरी, इस पोल पी का इस पॉइंट बी से दूरी, उनके बीच का डिफरेंस 7 मीटर का है। कितने मीटर का है? 7 मीटर का है। तो हो सकता है कि ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। इफ अगर एपी बड़ा, ये है ए, एपी बड़ा होगा बीपी से, अगर एपी बड़ा होगा बीपी से तो हम कहेंगे एपी माइनस बीपी बराबर 7 आएगा। डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो हमेशा बड़ा माइनस से छोड़ा घटाएंगे। पहला केस यहां से बन जाएगा। अगर दूसरा, अगर एपी छोटा होगा बीपी से तो मतलब बीपी बड़ा होगा एपी से। अगर ये छोटा है ये बड़ा है तो ये बड़ा है तो बीपी माइनस एपी बराबर 7 आएगा। आएगा ना। अगर एपी बड़ा है बीपी छोटा तो एपी माइनस से बीपी आएगा 7। ठीक है। और ये ए बी तो हमें 13 दिया ही हुआ है। याद कीजिए एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, है ना, जिसका 12 मीटर और 5 मीटर आंसर आया। कौन सा क्वेश्चन बनाए हैं? एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बनाए, इसी की जैसा लगभग। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। बेस से छोटा एल्टीट्यूड है 7 सेंटीमीटर है। वहां तो कह दे रहा है कि ये छोटा है ये बड़ा है, यहाँ तो क्लियर नहीं, सिर्फ डिफरेंस बोल रहा है। चले तो अब देख लीजिए उसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल लगाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस फॉर्मूला होता है ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। पढ़े हैं उस क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सरसाइज 4.2, उसमें भी इसी तरह से यूज किया था। एपी को एपी रहने दो, एपी माइनस बीपी 7 है तो हम एपी तो ये भी, अगर एपी बड़ा, पहला केस अगर एपी बड़ा है, एपी अगर बड़ा है तो इसको थोड़ा देर के लिए इसको एक्स ले लिया है। ये सपोज ये बड़ा है तो ये अगर छोटा होगा तो ये एक्स माइनस 7 होगा, 7 कम होगा। ये अगर बड़ा है तो ये 7 कम है, अगर ये बड़ा है तो ये 7 ज्यादा रहेगा। तो एपी को एक्स ले लीजिए, ये एक्स माइनस 7 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर। ए बी कितना? 13 का स्क्वायर। आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर, इसका तोड़ लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस
49 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर 2x² माइनस 14x, और ये प्लस 169 उस तरफ जाएगा तो माइनस 169, घटा देंगे तो माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस 60 बराबर 0। इसमें उसी क्वेश्चन नंबर 5 पिछला एक्सरसाइज, इसको जब हम तोड़े थे x माइनस 12 x प्लस 5 ऐसा ही आया था ना, बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर निकल गया था 12, दूसरा निकला था x बराबर -5। तो -5 क्या लेंगे हम, उसमें फैक्टराइजेशन मेथड से बनाया था, इसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बनाएंगे। ठीक है, आप जब अगर क्वेश्चन बोर्ड में क्वेश्चन दिया गया है और वहां पर कह नहीं रहा कि किस मेथड से बनाना है, तो आपको जो अच्छा लगे, जो आसान लगे, आप उस मेथड से बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो अब मेरा जो एपी जो हो गया, एपी हो गया 12 मीटर, तो बीपी हो जाएगा 12 में 7 घटा है 5 मीटर। एक ये हो गया। दूसरा केस इसकी जस्ट अपोजिट, दूसरा केस जस्ट अपोजिट, अगर इसको x मानेंगे तो ये x माइनस 7 हो जाएगा, तो बीपी हो जाएगा 12 और एपी हो जाएगा 5। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ये एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 8 है, एग्जाम्पल नंबर 8 समझा करके दिखाया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 में देखिए, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बोला जा रहा है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बोला जा रहा है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बताइए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है। सिप्टेन, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। क्या इसमें डिस्क्रिमिनेंट ही निकाल पाएंगे। पहले तो ये पता लगाना हो कि आप इसमें से a b c निकाल पा रहे हैं कि नहीं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a कितना है, बोलिए लाउडली, 2, b कितना है और c कितना है +3। तो जब a b c निकालना समझ गए हैं तो अब डिस्क्रिमिनेंट भी आप निकाल पाएंगे आसान तरीके से। -4 का स्क्वायर करेंगे +4, 4 दूनी 8 थी तो 24, -24 जब घटाएंगे तो -8 आएगा। अब -8 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा, 0 से छोटा है, नेगेटिव है। जब नेगेटिव है तो हम नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में क्या कहेंगे, नो रियल रूट, मतलब रूट डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए, नेचर ऑफ रूट्स में कोई भी सवाल नहीं फंसेगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट से जो पूछे जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट, नो रियल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। इस तरह का k का वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो कल इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे। तो इस क्वेश्चन में डी निकालना था, डी आ गया नेगेटिव, नेगेटिव आ गया तो कहेंगे नो रियल रूट्स। अब एग्जांपल नंबर 6 देख लो। एग्जांपल नंबर जब 6 देखिएगा तो 6 नंबर एग्जांपल में फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस इन सेक्शन 4.1। अब प्रेयर हॉल जान रहे, प्रेयर हॉल जान रहे हैं। देखिए डिस्कस किया गया, स्टार्टिंग में चैप्टर के शुरुआत में ही लिखा हुआ है, in chapter 2 you have studied different types of polynomial, one type was the quadratic polynomial। प्रेयर हॉल के बारे में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक प्रेयर हॉल हैविंग ए कारपेट एरिया 300 स्क्वायर मीटर विथ इट्स लेंथ 1 more than twice its breadth। एक प्रेयर हॉल है जिसका लेंथ ब्रेथ के दुगना से एक ज्यादा है। प्रेयर हॉल आप सभी जानते हैं, स्कूल जाते हैं तो आपको पता होगा कि स्कूल में जहां मॉर्निंग असेंबली होती है, जिस मैदान में, उसी हॉल को, उसी ग्राउंड को, उसी हॉल को हम लोग कहते हैं प्रेयर हॉल। जिस हॉल में मॉर्निंग असेंबली हो रही है उसी हॉल को हम लोग
प्रेयर हॉल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जहां पर चैप्टर स्टार्ट हुआ है फर्स्ट पेज पर देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फर्स्ट पेज पर, मतलब पेज नंबर 38 में, पेज नंबर 38 में कहा जा रहा है कि एक प्रेयर हॉल है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगना से एक ज्यादा। मान लीजिए चौड़ाई है x मीटर, तो लंबाई कितना होगा 2x + 1, दुगना, x का दुगना 2x + 1, दुगना से ज्यादा। अगर हम बोलेंगे 3 गुना से 3 ज्यादा तो 3x + 3, 4 गुना से 5 कम 4x - 5, 5 गुना से 10 कम 5x - 10, समझ गए। तो इसका एरिया कितना है, इसका एरिया 300। और एरिया का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर 300। क्या यहां से हम इक्वेशन नहीं बना पाएंगे? क्या इक्वेशन बनने के बाद हम नहीं पता लगा पाएंगे कि रूट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? उसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में नहीं बता पाएंगे? क्या नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताने के बाद अगर उसका रूट रियल है तो क्या रूट्स नहीं निकल पाएंगे? निकल पाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में सिर्फ रूट निकालना क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 6 उसमें भी सिर्फ रूट से निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 3 में फैक्टराइजेशन मेथड से रूट निकालना है। आ जाइए अब एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। एग्जाम्पल नंबर 1 जो बता चुके थे जीवांती एंड जॉन, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, इस तरह के क्वेश्चन देता है तो वो k का वैल्यू निकालना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? कोई दिक्कत? पूरे चैप्टर 4 से कोई दिक्कत है किसी को? कोई प्रॉब्लम है? नहीं? अच्छा, आपको पीडीएफ भेज दिया गया है। पीडीएफ में आप सोल्व करके आज लाइएगा। जो भी प्रॉब्लम होगा कल का प्रॉब्लम क्लास देंगे, एक दिन प्रॉब्लम क्लास होगा, आप पूछिएगा। उसके बाद कल के बाद परसों नया चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया जाएगा। आज के लिए इतना काफी।